नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज भी जो तमाम सुर्खियां, खबरें बन रही हैं, जो हेडलाइंस बन रही हैं, उनके पीछे क्या है, आगे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएं बाएं क्या है, ये सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे तक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अधिराज सिंह नरूका जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज प्रशांत किशोर की। आप सब प्रशांत किशोर को मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जानते हैं। एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं। ये नाम तब सब लोगों के सामने आया था जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एक कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने संभाला और जिस तरह से फ्लाइंग नंबर से वो पास हुए, कई लोगों को उनमें अपना भविष्य नजर आया। कुछ ने उनकी सेवाएं भी लीं, लेकिन हर बार प्रशांत किशोर कामयाब नहीं हो पाए। तो उसके पीछे प्रशांत किशोर खुद रीज़न नहीं थे। कई राजनीतिक दल भी इस स्वभाव के होते हैं कि वो बातों को एज इट इज़ नहीं लेते, वो उसमें अपनी तरफ से चेंजेस करते हैं, जबकि प्रशांत किशोर एक पर्टिकुलर टाइप से ही काम करना पसंद करते हैं। उनका एक ताज़ा आकलन सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो मौजूदा लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, यानी महाभारत 2024, इसमें नतीजे कुछ कुछ वैसे ही रहेंगे जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनावों में थे। उनके कहने का मतलब ये था कि बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थीं और इस बार ये नंबर रिपीट हो सकता है। हो ये भी सकता है कि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए, लेकिन इससे खराब नहीं होगा। अगर प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे हो सकता है कुछ वजन हो। उसी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या इस आकलन के पीछे कोई वजन है। मेरे साथ मनोज शर्मा भी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले पिंटू आपसे मेरा सवाल है, आपको लगता है कि वेल कैलकुलेटेड आकलन है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो पीके की बात की जाए तो 2014 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जिस तरीके से सलाहकार के तौर पर काम किया, उनका पूरा मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट संभाला और उनकी रणनीति पर वो आगे बढ़े। कई सारे ऐसे इश्यूज थे, चाहे वो चाय पे चर्चा हो, और जैसे चुनाव परिणाम आया उनके बाद में उभर कर नाम सामने आया कि पीके रणनीतिकार थे और फिर वो जेडीयू नीतीश कुमार के रणनीतिकार बने और वो चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ और वहाँ पर मोदी बनाम नीतीश कुमार का चुनाव हुआ और कुछ ऐसे मुद्दे वहाँ की पीके की रणनीति के तौर पर सामने आए, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। पीएम मोदी की उस वक्त लोकप्रियता किस तरीके की सबने देखा, बावजूद इसके तो वो फिर से और ज़्यादा पॉपुलर हुए। एक 2014 का चुनाव जीतना और फिर उसी के बाद में बिहार के चुनाव में नीतीश के सारथी बने रणनीतिकार के तौर पर और वो चुनाव जीते, फिर और ज़्यादा पॉपुलर हुए। टीएमसी का चुनाव हुआ, ममता बनर्जी के खिलाफ जो खेला शब्द जिस तरीके से भुनाया गया, उस रणनीति में भी पीके फिर से एक साबित हुए कि बहुत बड़े रणनीतिकार के तौर पर है और उसके बाद में काफ़ी नेताओं ने उनको हायर किया लेकिन सक्सेस हुई नहीं हुए। लेकिन 3 बड़े चुनाव थे, 2014 का भी हो, चाहे वो ममता बनर्जी वाला चुनाव हो पश्चिम बंगाल का, या फिर जेडीयू का बाद हो। उसके बाद में वो खुद राजनीति में आ गए, उन्होंने पार्टी बनाई और अब वो इस तरीके से ये दावा कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चुनाव के बीच में अब वो एक खुद पॉलिटिकल पार्टी को लेकर चल रहे हैं, वो खुद राजनीति में आ चुके हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं और 2 चरण का चुनाव मतदान अभी तक बाकी है और इस दौरान वो ये बात करते हैं कि मोदी की 300 के आसपास सीटें आएंगी, एनडीए की 350 के आसपास। तो ये विपक्ष को जरूर अखरेगा कि किस वक्तव्य, ये जो वक्तव्य दिया गया है इसके मायने क्या है। क्या पीके अभी भी, क्या देखिए सियासत में सब कुछ जायज है, क्या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल तमाम दूसरे नेता खड़े कर रहे हैं कि आप अब एक रणनीतिकार नहीं हो, आप पॉलिटिकल लीडर हो और आप इस तरीके के बयान दे रहे हो। और वो भी एक रणनीतिकार इतना अनमेच्योर कैसे हो सकता है कि आप खुद चुनाव में हो और आप चुनाव के दौरान आपके विरोधी की तारीफ करो, उसकी सीटें बढ़ा रहे हो। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो अनमेच्योर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बयान दिया है तो इसके मायने हैं क्या पीके वापस फिर से कहीं ना कहीं, जैसे कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं बीजेपी की बी टीम के तौर पर, तो ये सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा कि कहीं ना कहीं पीके अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि इस दौरान उनका ये वक्तव्य देना। लेकिन क्या उनके आकलन के पीछे उनकी खुद की कोई स्टडी होगी? जो आप पॉइंट कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो कम से कम उसमें एक या तो जन नेता के कैलिबर का चेहरा होता है, और अगर नहीं है तो कोई पॉपुलर चेहरा होता है। जैसे कोई फिल्म स्टार अगर कोई अपना राजनीतिक दल बना ले, तो प्रशांत किशोर वैसा चेहरा थे नहीं। आ, हो सकता है अभी भी उनके अंदर का स्ट्रेटेजिस्ट ही वो बयान दे रहा हो सकता है पॉलिटिकल चेहरा बयान न दे रहा हो। वो मंझे हुए स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, मंझे हुए पॉलिटिशियन है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तमाम जो चुनावी पंडित हैं वो जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 303 के आसपास बीजेपी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर देख रहे हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस के लोगों की भी एक तरह से ट्यूशन दिया था कुछ समय पहले दिल्ली में।
वही प्रशांत किशोर है। हाँ, तो रणनीतिकार के तौर पे तो उन्होंने जो काम किया वो बात अलग है, लेकिन अब खुद पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने भाजपा को 330 या 330 से ऊपर बताया है, या भाजपा जो नारा लेके चल रही है 400 पार, उस हिसाब से बताया है, तो मेरे को लगता है कि उनका आकलन अपनी जगह पर सही होगा, क्योंकि पहले रणनीतिकार रह चुके हैं और रणनीतिकार के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। हो सकता है उनका जो आंकड़ा है वो सही हो। वो कुछ तो ऐसा देख रहे हैं जो फिलहाल कई चुनावी पंडित नहीं देख पा रहे हैं। टीवी डिबेट्स में वो कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है प्रेस क्लब वगैरह में तो उनके बयान बदल जाते हैं। और जो कम से कम पत्रकारिता जानते हैं या प्रेस क्लब जानते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि वहाँ पर आकर क्यों खुलकर जो दिल में है वो बोल दिया जाता है। लेकिन जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की बेस्ट इनिंग नहीं होने वाली है। वो ऐसे समझा रहे हैं कि 2014 में निर्विवाद तरीके से आए, 2019 में निर्विवाद तरीके से आए, इस बार ऐसा लगता है कि वो 6-7 बार आउट होते होते बचे हैं। जैसे विराट कोहली ने अगर कोई इनिंग खेली और फ्लॉलेस खेलकर एक सेंचुरी बना ली, लेकिन 6-7 कैच सामने वाली टीम ने टपका दिए और फिर आपने सेंचुरी बनाई हो, तो वो फ्लॉलेस इनिंग नहीं होती। वो अब जब वो ये कह रहे हैं तो हाँ, ऐसा नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी पिच बार बार बदलनी पड़ी। देखिए, ये ना सिर्फ पीके कह रहे हैं, हम यहाँ बैठकर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अलग है, कि किस प्रकार लगातार मुद्दे बदलते गए, सफाई देने की बार बार कोशिश की गई। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार सफाई देते रहे अपनी ही बयानों पर, अपनी ही बातों पर, कांग्रेस के मुद्दों पर, तो बैकफुट पर रही। इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार ये क्यों कहते हैं, हम भी ये बात क्यों कह रहे हैं कि बेशक इस बार चुनावी कैंपेन में, चाहे सोशल मीडिया की बात हो चाहे कैंपेन में हो, कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे रही। लेकिन जिस तौर पर, जिस चीज के लिए बीजेपी जानी जाती है, बूथ स्तर पर बीजेपी का संगठन किस तरीके से मजबूत है, कांग्रेस आज भी ये नहीं बता पाती कि हम कितनी सीटें लाएंगे, उनकी कितनी सीटें आएंगी। उनको पता है कि 543 में हम कितनी सीट बताएं, 52-53 से 50 से कितने बढ़ेंगे। INDIA के तौर पर लक्ष्य भी नहीं बताते हैं। पहली बार है जब खड़गे ने आज एक आंकड़ा दिया कि हम 300 पार कर रहे हैं, लेकिन वो भी कैलकुलेट नहीं होता। हाँ, तो ये कुल मिला के बात यही है कि चुनाव बीजेपी की तरफ जाएगा। 400 पार का नारा वो बिल्कुल उस पर अब कोई बात होनी नहीं चाहिए, ना कोई चर्चा हो रही कि 400 पार होगा या नहीं होगा। ये बात तय है कि अधिकतर विश्लेषक तमाम चीज़ों को मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन ये बात जो पीके ने कही वो सबके समझ में आ रही कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी को बार बार सफाइयां देनी पड़ी और मुद्दों से अलग होकर आना पड़ा। कई ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए, उन पर बीजेपी बैकफुट पर रही, अपने ही नारे से पीछे हटना पड़ा 400 पार से, क्योंकि किस तरीके से विपक्ष ने भुनाया। तो पूरे इसको अगर हम एक चुनावी मैच माने तो बीजेपी कंफ्यूज रही इस पूरे चुनाव में। लेकिन परिणाम ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन से बहुत ज्यादा विपक्ष को कोई फायदा हो गया या गठबंधन को कोई फायदा हो गया, ऐसा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। प्रशांत किशोर को विपक्ष में कोई ऑल्टरनेटिव चेहरा नजर नहीं आ रहा है। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है, और ये ऑल्टरनेटिव नहीं होने की विक्ट्री होगी उनकी, और इसलिए ये मोदी की बेस्ट इनिंग नहीं होने वाली है। ऑल्टरनेटिव नहीं होना मतलब INDIA के तौर पर आप एक संगठन तो दिखा रहे हैं, आप एक अलायंस तो दिखा रहे हैं, लेकिन उस अलायंस का चेहरा कौन है या इस तरह की तमाम बातें हैं। तो क्या ऑल्टरनेटिव के तौर पर ना अखिलेश उनको नजर आ रहे हैं, ना राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? ये बात जहाँ तक मैं समझता हूँ चुनावों में कहीं लागू नहीं होती, क्योंकि जनता का एक अपना मूड होता है, और मूड जनता का जिस तरफ होता है, जिसको जहाँ वोट देना है वो वहाँ वोट देता है। वो वहाँ ये नहीं देखता कि लीडर कौन है। हाँ, ये बात है, भाजपा में लीडर के तौर पर देखा जा रहा है कि लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वहाँ जो जिस तरह से पूरा गठबंधन बना, पर फेस का बेनिफिट मिलता है। MP में शिवराज के फेस पर बीजेपी ने फायदा उठाया है। एक वक्त तक राजे के फेस का भी फायदा बीजेपी राजस्थान में उठाती रही है। मोदी के फेस पर आप देश में 2 बार आए हैं। मोदी के फेस पे 2 बार आए हैं, लेकिन जो वर्ष 2014 और 19 का जो चुनाव था वो एक अलग चुनाव था, और वो मोदी के चेहरे पे ही चुनाव था। लेकिन इस बार यहाँ पर कह सकते हैं पार्टी थोड़ी अलग नज़र आई, और मोदी की गारंटी, जिस तरह से मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र भाजपा द्वारा जारी किया गया, वो भाजपा का गारंटी पत्र नहीं था, वो मोदी का गारंटी पत्र था। तो अब उसमें जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा है। ये बिल्कुल स्वीकार्य की बात है कि प्रत्याशियों को जो भाजपा के हैं उनको पीछे हटना पड़ा है। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने प्रत्याशियों को पत्र लिखा है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में ये काम आपके द्वारा कराए गए हैं, इनको आप जनता के बीच में जाके बताइए। तो जिस तरह से जो मोदी का गारंटी पत्र आया है, उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम ये है कि भाजपा का वो गारंटी पत्र नहीं है, साथ ही इस बार RSS का साथ भी भाजपा को नहीं मिल रहा। और भाजपा साफ तौर पर कह भी चुकी है कि हमको RSS की ज़रूरत नहीं है।
तो आरएसएस जो पूरे चुनाव की रणनीति तय करती थी या घर घर जाकर गुप्त रूप से जो प्रचार प्रसार करती थी, वो अब इस बार नहीं हो पा रहा है, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। दो चीजें हैं, मोदी पर अगर पार्टी की आत्मनिर्भरता ज्यादा बढ़ी है तो उसकी दो वजह हो सकती हैं कि मोदी पॉपुलैरिटी के उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं जहां तक पहुंचने का सपना भी लोग नहीं देखते। और इस बार इतना स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि उनकी पॉपुलैरिटी की इंटेंसिटी में कमी आई हो। देखिए, ये बात सही है कि लगातार जब एक कोई पार्टी सरकार में होती है, शासन में होते हैं, तो उसका ग्राफ गिरता है। इनका जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं शुरू होती है, वो लागू हो जाती है, चाहे आप कितना भी अच्छा शासन दो। और एक लंबे समय तक जब सरकार में आप रहते हो तो एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है, और 10 साल तक आप जब शासन में रहते हो तो कई ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं, उनका आपका जवाब आपको देना होता है। लेकिन बीजेपी उनका किस तरीके से तोड़ निकालती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका किस तरीके से तोड़ निकाला गया। और गुजरात में कई सालों से बीजेपी की सरकार थी, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गुजरात में हलचल हो रही है, गुजरात में बीजेपी के खिलाफ माहौल था। रातों रात पूरी सरकार बदली गई और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पूरे बदले गए, और फिर इतना बहुमत आया कि वो ऐतिहासिक बहुमत रहा, बीजेपी के पास कभी नहीं आया। ये एक स्टाइल होती है, वर्किंग स्टाइल होती है कि आप उस चीज़ को समझो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं इस बात को कि जब आप सरकार में रहोगे तो धीरे धीरे आपके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो जाता है, लोग बोरियत भी महसूस करते हैं। जैसे राजस्थान में तो और 5 साल में तो इतनी कवायदें, क्या खुद का जो पॉपुलैरिटी है उसको बचाने के लिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ रहा है, या सच में वो भी समझे हैं कि हाँ पॉपुलैरिटी का ग्राफ थोड़ा सा तो कम हुआ है, उसको दोबारा मेंटेन करने की ज़रूरत? देखिए, पॉपुलैरिटी वाला चुनाव ये नहीं है। पॉपुलैरिटी 2014 में थी और 2019 में एक बार फिर से बिल्डअप हुई। 2019 के चुनाव से पहले कुछ डाउन हुई, लेकिन वो बिल्डअप हुई जिस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते थे, जिस अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते थे, और जो एयर स्ट्राइक जो की गई उसके बाद में फिर से उनकी इमेज बिल्डअप हुई और फिर पॉपुलैरिटी रही। इस बार कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी वाला चुनाव नहीं है। पॉपुलैरिटी में होता है जैसे कि साहब जगन रेड्डी का एक माहौल बना और एक तरफा सीटें आई, पीएम मोदी का माहौल बना 2014 में, एक तरफा सीटें आई। ये वो वाला चुनाव नहीं है। पीके सही कह रहे हैं इस बात को कि पॉपुलैरिटी वाला नहीं है, लेकिन सामने भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि सामने कोई ऐसा पॉपुलर चेहरा आया कि पूरे उधर डाइवर्ट हो रहे हैं वोटर्स, उधर वैसी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में उनसे पीएम मोदी मजबूत है। तो यही कारण है कि सरकार आने का बड़ा कारण यही कि विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग केजरीवाल से प्रभावित हो रहे हो या राहुल गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हो या से प्रभावित हो रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए वो सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है बीजेपी की। ये एक आम विश्लेषक इस बात को समझता है। अब देखना ही होगा कि प्रशांत किशोर का ये आंकलन है वो कितना सही बैठता है। 4 जून को ये बात सामने आएगी। अब एक दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दूसरा टॉपिक जो है वो मनोज का काफ़ी फेवरेट है, किरोड़ी लाल मीणा। मुस्कुराइए मत, आपका फेवरेट टॉपिक है। किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक खत लिखा। हाल ही में खत में लिखा है कि जयपुर के गांधीनगर में एमआरसी कैंपस और 2 राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। उनका आरोप यह है कि 1100 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला हो सकता है। इसकी जांच की जानी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है जो बेजा में आरोप लगाते नहीं, और आरोप लगाते हैं तो अंत पंत कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर उन आरोपों में कुछ ना कुछ निकल आता है। लेकिन टाइमिंग आपने देखी, अभी कुछ दिनों पहले जल संसाधन विभाग पर भी वो आरोप लगा चुके थे खत लिखकर। टाइमिंग और बात बताने का तरीका किरोड़ी लाल मीणा को फिर सुर्खियों में ला रहा है। देखो, जहाँ तक किरोड़ी लाल मीणा के राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो विरोधी खेमे में हमेशा प्रभावी रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, और उनका जो विरोध करने का तरीका है वो अपने आप में एक अहम हो जाता है, और जिस मुद्दे को उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं दम होती है। अब ये जो आरोप लगे हैं यहाँ पे जो गड़बड़ी होने के, वो किस कार्यकाल में लगे हैं? ये गड़बड़ी कब की है? कांग्रेस कार्यकाल की है या उसके बाद की है, नई सरकार जो बनी है? और फिर इसके पीछे दोषी कौन है, उन सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो भी किरोड़ी लाल मीणा जो देते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उनके पुख्ता सबूत भी देते हैं। वो कितने पुख्ता होते हैं वो एक जांच का विषय है। और यहाँ भी जो खत लिखा है तो खत में दम है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ दस्तावेज जरूर होगा, और दस्तावेज पेश करेंगे, आगे की जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन एक तरह से एक नज़रिया इसको देखने का ये भी तो है कि आप अपने ही लोगों को घेर रहे हो। नहीं, अपने लोगों को नहीं, लेकिन ये बात तय है कि किरोड़ी लाल मीणा अभी भी लगातार विपक्षी भूमिका में है। ये बात तय है कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में किरोड़ी लाल ने जो मुद्दे उठाए वो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत रही, और उन तमाम इश्यूज़ पर कार्रवाई हुई, उन पर खुलासे हुए और वो सही साबित हुए। अब किरोड़ी लाल मीणा ये कहते हैं कि कई बार कहते हुए नजर आते हैं कि पिछले कुछ दिनों में तो कि मंत्री होना मेरे लिए माइनस पॉइंट है।
सरकार में रहने के बाद में कई सारी जिम्मेदारियां होती है, आप उन सब चीज़ों से बंधे हुए रहते हो कि आप पार्टी लाइन से ज़्यादा अलग होकर नहीं बोल सकते। सरकार में हो, आप बोल रहे हो, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही। मंत्री जब कुछ सवाल खड़े करता है सरकार पर, तो ये समझ लो कि सरकार ही बोल रही है वो। अब सरकार, मंत्री ये कहे कि गलत हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी सरकार मान रही है कि गलत हो रहा है। सरकार खत लिख रही है, तो वो उनके संज्ञान में ला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो सीएम पर कोई सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार के सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो संज्ञान में ला रहे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा कोई, मुझे लगता है कि उनकी भूमिका से तो कोई एक आरटीआई वर्कर के तौर पर है। ऐसी सूचनाएं लाते हैं और सटीक सूचनाएं लाते हैं, और वो कहीं ना कहीं सरकारों के लिए भी चुनौती है। और मैं कहता हूँ सरकारों के लिए चुनौती नहीं है, ये चुनौती उन लोगों के लिए है जो फर्जीवाड़े करते हैं, जो अवैध काम करते हैं, जो गलत तरीके से चीज़ों का मिसयूज करते हैं, सरकारी सिस्टम को खोखला करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए किरोड़ी लाल मीणा एक चुनौती है। वो चाहे वो पेपर लीक प्रकरण की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन में घोटाला भी है कि किसकी कहाँ कितनी खता किरोड़ी को सब में पता। मैं ये अमूमन कहता हूँ जब वो कई नए आरोपों के साथ सामने आते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट में सोचने पर मजबूर हुआ, और मैं आप दोनों की उस पर राय लूंगा। किरोड़ी लाल मीणा एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं 4 जून के नतीजों को लेकर कि मैं मंत्री नहीं रहूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या वो अपनी फेस बचाने के लिए इस तरह के खत लिख रहे हैं? ये दूसरा खत है, क्या अपना फेस बचाने के लिए, ताकि उस टाइम पर वो एक ऐसी कंडीशन में रहे जिसमें मंत्री पद भी बच जाए और कुछ जाए भी नहीं? देखो, खत लिखना एक अलग बात है, लेकिन 2 बार उन्होंने कहा है, चुनाव से पहले भी कहा था कि अगर भाजपा प्रत्याशी दौसा से नहीं जीतता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। और चुनाव संपन्न होने के बाद फिर एक कार्यक्रम में वो जाते हैं और वहाँ भी उन्होंने यही कहा है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब ये बात इस बात को भी दर्शाता है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि दौसा से भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है। हारने के चुनाव संपन्न होने के बाद भी इस बात को कह रहे हैं, तो ये लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि वहाँ से भाजपा जीत रही है और वो अपना इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। बाई चांस भाजपा हारती है तो वो पहले कह चुके हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, ऐसी ही किसी कंडीशन पर, मेरा सवाल दरअसल यही है कि ऐसी ही किसी कंडीशन पर अब वो बार्गेनिंग या बातचीत की मेज पर होंगे इन 2 खत की वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किरोड़ी बार्गेनिंग करेंगे या वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं। वो उनका स्टाइल है पॉलिटिकली, और वो उसी स्टाइल से जिंदा है जो पार्टी से बाहर रहे। 2009 में वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, 2013 में जब वो राजपा से चुनाव लड़े तो उनके 3 विधायक जीत कर आए, कांग्रेस सरकार में उनकी पत्नी गोलमा देवी मंत्री बनी। तो किरोड़ी लाल मीणा का दमखम है, वो अपना वजूद कायम रखते हैं अपने दम पर, अपनी पॉलिटिकली हैसियत के तौर पर। लेकिन ये हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा और चुनाव के बाद में कहा कि अगर कन्हैया लाल चुनाव हारते हैं तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और फिर जब दोबारा गए तो एक कार्यक्रम था अपने समाज का, मीणा समाज का कार्यक्रम नहीं था, माफ कीजिएगा, कोई प्रोटेस्ट था, वहां पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हुए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं आज फिर कह रहा हूं कि अगर वो चुनाव हारे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उस घटना की वो आलोचना करते हुए कहते हुए नजर आए कि मंत्री पद होना मेरे लिए माइनस पॉइंट है। तो वो जिस तरीके से वो लड़ पाते थे वो नहीं लड़ पा रहे थे। जो मैंने आपको कहा कि एक मर्यादा होती है, सरकार में आप रहते हैं, पार्टी का अनुशासन होता है, सरकार के से जिम्मेदारियों से आप बंधे हुए रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल पाते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनके साथ जो जन समूह जुड़ता है, जो लोग जुड़ते हैं, वो पूर्वी राजस्थान की पॉलिटिक्स किस तरीके की है, वहाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद एक लंबे वक्त तक किरोड़ी लाल मीणा का सीएम पद के लिए नाम चल रहा था, कम से कम उनके समर्थकों की तरफ से। पार्टी में चल रहा था या नहीं चल रहा था ये तो पार्टी वाले जाने, लेकिन समर्थकों की ओर से उनके नाम को चलाया जा रहा था। अब मान लीजिए कि ऐसी पर्सनैलिटी वाला, ऐसी एप्टीट्यूड वाला, ऐसी एटीट्यूड वाला बंदा सीएम बन जाता, तो ये तो उसके लिए और बड़ी बेड़ियां होती जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनौती है और आप सब चीज़ें देखिए, ये भी बात सही है कि आप विपक्ष में रहकर सवाल खड़े करना बहुत आसान होता है, और सवाल खड़े करना बहुत आसान होता है। आप पिछले कई सालों से विपक्ष में रहे, 2008 में जब वसुंधरा सरकार थी और आप मंत्री पद से इस्तीफा देकर लगातार आप विरोधी रहे 2018 तक, 10 साल तक आपने भूमिका निभाई, जहां जो आरोप लगाने थे लगाए। लेकिन फिर आप सरकार बीजेपी वापस ज्वाइन करते हैं, वसुंधरा राज्य पर किस तरीके सवाल खड़े किए, फिर आप कि अचानक से लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो डाउन आता है। उसका बड़ा कारण यही है कि आपने जिन नेताओं पर सवाल खड़े किए वापस उन्हीं के साथ गए, फिर आपने चुप्पी साधी। लेकिन फिर जब आपकी सरकार चली जाती है और फिर आप आक्रामक भूमिका में आते हो, क्योंकि फिर आपको आपकी पार्टी को नहीं विपक्ष को कोसना है, तो फिर बड़े नेता बने। लेकिन अब फिर से बीजेपी की सरकार है तो सीधी बात यही होती है कि आप विपक्ष में आदमी चमक के बाहर आता है, आक्रामक बनकर बाहर आता है, और
भूमिका बदल जाती है, तो किरोड़ी अब किस तरीके से स्टैंड करेंगे? उनकी पॉलिटिक्स उनको हजम नहीं हो पा रही है। भाव भी बदल जाते हैं, भंगिमा भी बदल जाती है। वही स्थिति यहाँ किरोड़ीलाल मीणा की देखने को मिल रही है। क्यों? अब वो खुद सत्ता में हैं और सत्ता में रहते हुए विरोध नहीं कर सकते, आरोप नहीं लगा सकते। अब यहाँ जिस तरह से पहला जो सवाल था कि जो गड़बड़ी की बात कही है, वो खत के माध्यम से अपनी बात रखने की एक कोशिश किरोड़ीलाल मीणा की है, वो उन्होंने रखी है। कहाँ तक सही है वो जांच में ही सामने हो पाएगा। ठीक है। एक सवाल और, भोजपुरी गायक है पवन सिंह, बीजेपी ने एक वक्त टिकट दिया था लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में प्लान किया कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। तो काराकाट से एनडीए कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके अगेंस्ट वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। खास बात यह है कि आज दिन भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पवन सिंह के पीछे खड़े होने वाली भीड़ को रविंद्र सिंह भाटी के पीछे खड़ी होने वाली भीड़ से कंपेयर किया गया और उन्हें रविंद्र सिंह भाटी की तुलना दी गई। और मुझे लगता है कि ये तुलना करना एकदम गलत है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो वो भोजपुरी गायक पवन सिंह है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी सिंगिंग इंडस्ट्री से आने वाले व्यक्ति की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है। रविंद्र सिंह भाटी छात्र संघ चुनावों से निकले हैं और वो अलग तरह की राजनीति जानते हैं, उनके पीछे खड़ी होने वाली भीड़ अलग तरह की भीड़ है। देखो, रविंदर सिंह भाटी और पवन सिंह दोनों में बड़ा अंतर है। रविंदर सिंह भाटी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और पूरे राजस्थान में वो पॉपुलर हैं। और जहाँ तक पवन सिंह की बात की जाए, भोजपुरी स्टार हैं और लगभग जहाँ जहाँ भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं, गाने सुने जाते हैं, या उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर पवन सिंह एक जाना पहचाना नाम है। अब कंपेयर करना तो इसमें मैं जीत भाटी की मानूंगा। इसमें अगर जीत होती है तो भाटी की होती है। कंपेयर किससे? पवन सिंह से किया जा रहा है जो पूरे देश में पॉपुलर है। ना केवल भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, हिंदी फिल्मों में भी काम किया है और साउथ की भी कुछ फिल्मों में काम किया है। तो भाटी दमदार मानूंगा इसमें। आपका भी छोटा सा कमेंट। देखिए, इतना ही फर्क है जितना नेता और अभिनेता में जितना फर्क होना चाहिए उतना फर्क है। वो नेता है, वो अभिनेता है। अभिनेताओं को समय समय पर पार्टियां जब सीट चुनाव जीतना होता है, नेताओं की एक पॉपुलरिटी होती है और भोजपुरी स्टार किस तरीके से होते हैं ये सब जानते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने आजमगढ़ जैसी सीट पर दिनेश लाल यादव, जो जिनको निरहुआ के नाम से जाना जाता है, वो वहां पर यादव परिवार जो मुलायम सिंह का परिवार है उसके खिलाफ चुनाव लड़कर वो चुनाव जीत के आए आजमगढ़ से। और भोजपुरी स्टार जो स्टार्स हैं उनकी तो एक अलग पॉपुलरिटी है, एक अलग लोकप्रियता है। पूर्वांचल की बात हो चाहे बिहार की बात हो, उनकी अलग भूमिका है। और यही कारण है कि पवन सिंह कितने बड़े स्टार हैं कि उनको बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया, पश्चिम बंगाल से टिकट दिया। हालांकि वो वहां से चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने टिकट लौटा दिया। तो अभिनेताओं की अलग फैन फॉलोइंग है और उनका कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिक पार्टियां फायदा उठाती है। जैसे कंगना रनौत को टिकट दिया, अभी राज बब्बर को कांग्रेस ने दिया, हर चुनाव में होता है। हेमा मालिनी को कंपैरिजन नहीं, अभिनेताओं की एक अपनी फैन फॉलोइंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।